हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में हम पाचन तंत्र पढ़े थे और पाचन तंत्र में हमने पाचन तंत्र के संरचना के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में पाचन की क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसमें सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था अंतःग्रहण के बारे में, और अंतःग्रहण के बाद में सेकंड स्टेप हमने देख लिया था वो पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, कार्यविधि किस प्रकार से होती है। और उस विधि में हमने सबसे पहले देखा था कि पाचन होता है वो कहाँ पर प्रारंभ होता है, मुख गुहा में प्रारंभ हो जाता है। और मुख गुहा में अमाइलेज एंजाइम होता है, उसके माध्यम से जो स्टार्च है उसका स्टार्च का पाचन 30% वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में हमने अमाशय में पाचन देखा था और अमाशय में मुख्य रूप से 3 एंजाइमों के द्वारा हमने पाचन देखा था। एक तो हमने देखा था पेप्सिनोजन जो कि पेप्सिन बदलेगा और प्रोटीन का पाचन करेगा। दूसरा प्रोरेनिन जो कि रेनिन बदलेगा और रेनिन बदल करके और कैसिन प्रोटीन जो कि दुग्ध के अंदर उपस्थित होता है उसका पाचन करता है। फिर उसके बाद में तीसरा हमने देखा था जठरीय लाइपेज एंजाइम जो कि वसा होता है उसका पाचन करता है, पर वसा का पायसीकरण होना जरूरी होता है, इसलिए बहुत कम वसा का पाचन अमाशय में हो पाता है। तो अमाशय में इस प्रकार से 3 एंजाइमों के माध्यम से पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। फिर हमने देखा था कि जो पाचन की क्रियाविधि कंप्लीट होती है उसके बाद में जो भोजन है वो अमाशय में मथा जाता है कर्मांकुंचन के माध्यम से, जिसके कारण से यह कायम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से भोजन किस रूप में अमाशय में परिवर्तित हो जाता है, अमाशय के अंदर भोजन है वह आप ध्यान देंगे तो अमाशय में कायम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी अमाशय से भोजन किस रूप में परिवर्तित होगा, कायम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यह कायम होगा वो किस में प्रवेश करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। कौन से भाग में प्रवेश करेगा, ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। और ग्रहणी भाग है वो किसका है, आंत्र में। तो अगला थर्ड स्टेप हमारा कौन सा हो जाएगा, आंत्र में पाचन। आंत्र में पाचन पढ़ने के लिए हम 2 स्टेप में पढ़ेंगे। पहले ग्रहणी में पाचन के बारे में, भोजन का सबसे अधिक पाचन ग्रहणी भाग में होगा, और ग्रहणी के बाद में हम देखेंगे आंत्र में किस प्रकार से पाचन होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे सबसे पहले किसके में, ग्रहणी में पाचन। जैसे ही भोजन कायम के रूप में वह अमाशय से किसमें प्रवेश करता है, ग्रहणी में। ग्रहणी में प्रवेश करने पर यानी आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कायम के रूप में भोजन है वह कायम जो होगा वो किसमें प्रवेश, किससे, अमाशय से किसमें प्रवेश करेगा, ग्रहणी में प्रवेश करेगा। अमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ग्रहणी की भित्ति के द्वारा, यानी ग्रहणी की भित्ति में जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, ग्रहणी की भित्ति की अंतःस्रावी कोशिका होगी, उनके द्वारा 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है। यानी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो ये देखिए अब जैसे ही भोजन है वो ग्रहणी से किसमें प्रवेश कर जाता है, ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने पर ग्रहणी की जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। कौन कौन से 4 हार्मोन है, देखो इनकी जो अंतःस्रावी भित्ति होती है उस भित्ति की अंतःस्रावी कोशिका उनके द्वारा 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा। एंटेरोगेस्ट्रिन, कोलोसिस्टोकाइनिन, सिक्रिटिन एवं पेंक्रियोजाइमिन का स्त्रावण किया जाता है। तो किस किस का स्त्रावण होगा, तो आप ध्यान दीजिए पहला स्त्रावण होता है वो किसका होता है, एंटेरोगेस्ट्रिन का स्त्रावण होता है। एंटेरोगेस्ट्रिन का स्त्रावण होता है। और एंटेरोगेस्ट्रिन जो हार्मोन स्त्रावित होगा वह एंटेरोगेस्ट्रिन हार्मोन एचसीएल के स्त्रावण को कम करता है। एचसीएल के स्त्रावण को क्या करेगा, कम करता है। एचसीएल के स्त्रावण को कम करता है, यानी एचसीएल के स्त्रावण को क्या करेगा, डाउन करेगा, कम करने का कार्य करता है। और एचसीएल का स्त्रावण कम होने के कारण से जो है वो एचसीएल की क्रियाविधि यहाँ पर कम हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रीन इनहिबिटरी पेप्टाइड का भी स्त्रावण होता है। गैस्ट्रीन जो कि गैस्ट्रीन हार्मोन के स्त्रावण को कम करता है। गैस्ट्रीन इनहिबिटरी पेप्टाइड का स्त्रावण होता है और ये गैस्ट्रीन इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होते हैं, यह गैस्ट्रीन हार्मोन के स्त्रावण को क्या करेगा, कम करने का कार्य करता है। तो गैस्ट्रीन हार्मोन होगा उसके स्त्रावण को कम करता है। दूसरा यहाँ पर हार्मोन स्त्रावित होता है वह कौन सा है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। ध्यान दीजिए कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इस प्रकार से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। यह हार्मोन होगा, यह आप ध्यान देंगे कि पित्ताशय को संकुचित करेगा। ये क्या करेगा, पित्ताशय पर जाकर के कार्य करेगा। किस पर जाकर के कार्य करेगा, पित्ताशय या गॉल ब्लेडर होता है उस पर जाकर के कार्य करता है। और पित्ताशय को संकुचित करके पित्त रस के स्त्रावण को क्या करता है,
पित्ताशय को संकुचित करेगा और संकुचित करके और पित्त रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। पित्त रस के स्त्रावण को क्या करेगा? प्रेरित करता है। तो पित्त रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा हार्मोन? एंटेरोगेस्ट्रीन हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होगा। यह कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय पर जाकर के और पित्ताशय से पित्त रस के स्त्रावण को क्या करेगा? प्रेरित करता है। दूसरा, तीसरा और चौथा हार्मोन है वो कौन सा? सिक्रीटिन एवं पेंक्रियोजाइमिन। तो सिक्रीटिन एवं आप ध्यान देंगे पेंक्रियोजाइमिन होता है। यह पेंक्रियोजाइमिन होगा, यह पेंक्रियोजाइमिन और सिक्रीटिन होगा। यह अग्नाशय से अग्नाशयी रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। अग्नाशय रस के स्त्रावण को और निर्माण को के संश्लेषण एवं स्त्रावण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? सिक्रीटिन एवं जो पेंक्रियोजाइमिन होता है उसके द्वारा अग्नाशय से अग्नाशय रस के स्त्रावण को प्रेरित किया जाता है, संश्लेषण को प्रेरित किया जाता है। देखो इसमें से ध्यान रख सकते हैं आप कि सिक्रीटिन होता है यह तो तरल भाग का स्त्रावण करता है। अग्नाशय रस का जो तरल भाग होता है उस तरल भाग का स्त्रावण किसके माध्यम से होगा? सिक्रीटिन के माध्यम से। जबकि इसके एंजाइम भाग होता है उसका स्त्रावण किसके माध्यम से होता है? तो एंजाइम भाग होगा उसका स्त्रावण पेंक्रियोजाइमिन के माध्यम से करवाया जाता है, जबकि सिक्रीटिन के माध्यम से तरल भाग का स्त्रावण किया जाता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे सिक्रीटिन जो हार्मोन होता है यह हार्मोन यकृत पर भी कार्य करता है और पित्त रस के संश्लेषण को क्या करता है? पित्त रस के संश्लेषण को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से पित्त रस के संश्लेषण को प्रेरित करता है, वो भी कौन करता है? सिक्रीटिन करता है। इसके अतिरिक्त अग्नाशय रस के तरल भाग के स्त्रावण को प्रेरित करता है, वो कौन करता है? सिक्रीटिन करता है। तो सिक्रीटिन दोनों पर कार्य इस प्रकार से करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित होंगे और चारों प्रकार के हार्मोन होते हैं वह अग्नाशय रस और पित्त रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो आपको जानना है ग्रहणी के सब म्यूकोसा में, ग्रहणी के कौन से भाग में? सब म्यूकोसा में। देखिए ध्यान रखना आपको, ग्रहणी के सब म्यूकोसा में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं बूर्नर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? बूर्नर ग्रंथियां। और बूर्नर ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम रहित श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है, यानी एंजाइम रहित श्लेष्मा होगा एवं तरल पदार्थ का, श्लेष्मा एवं तरल का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। ध्यान दीजिए किसके द्वारा? तो आपको क्या ध्यान रखना? बूर्नर ग्रंथियों के द्वारा, जो कि सब म्यूकोसा पार्ट में ग्रहणी के आंतरिक संरचना में उपस्थित होती हैं और यह एंजाइम रहित तरल पदार्थ का स्त्रावण करेगी। और यह तरल क्या करता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? ग्रहणी की भित्ति की HCl से सुरक्षा करता है। ग्रहणी की भित्ति की क्या करेगा? सुरक्षा करता है। एक बात ध्यान रखनी है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है? ग्रहणी की भित्ति की क्या करेगा? सुरक्षा। दूसरा काम क्या करेगा? इसके अंदर आप ध्यान देंगे बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट होता है वह अम्लीयता को क्या करेगा? दूर करेगा, यानी भोजन को अम्लीयता को दूर करता है, क्योंकि अम्लीय किसके कारण से? HCl के कारण से था। इसकी अम्लीयता को दूर करके उदासीन बनाने का कार्य करता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ग्रहणी के सब म्यूकोसा में उपस्थित बूर्नर ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा एंजाइम रहित श्लेष्मा एवं तरल का स्त्रावण किया जाता है। यह एंजाइम रहित श्लेष्मा एवं तरल होते हैं वह ग्रहणी की भित्ति की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, यानी ग्रहणी की भित्ति को HCl से अम्लीयता से नष्ट होने से बचाते हैं। दूसरा कार्य क्या करेंगे? तो बाइकार्बोनेट इनमें उपस्थित होता है और बाइकार्बोनेट होगा वह अम्लीयता को दूर करके भोजन को उदासीन बनाने का कार्य करता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होगा। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, यहाँ पर अग्नाशय से किसका स्त्रावण हुआ? अग्नाशयी रस का। और पित्ताशय से पित्त रस है वो किस में आता है? सामान्य पित्त वाहिनी से माध्यम से। और दोनों वाहिनियां मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे? अग्नाशयी पित्त वाहिनी का निर्माण करेंगे। अग्नाशयी पित्त वाहिनी होती है वह अग्नाशयी पित्त वाहिनी होगी, उसकी सहायता से क्या क्या आएंगे? तो आपको जानना है उसकी सहायता से यहाँ पर पित्त रस एवं अग्नाशय रस आता है। पित्त रस और कौन सा भाग आएगा? अग्नाशय रस होता है। पित्त रस और अग्नाशय रस होता है वह किस भाग में आएगा? ग्रहणी भाग में आता है। यानी एक पित्त रस और दूसरा कौन सा आएगा? अग्नाशयी रस होता है। ये दोनों और जो है वह स्त्राव किस में आएंगे? ग्रहणी भाग में स्त्रावित होते हैं, जिनके द्वारा पाचन की क्रियाविधि संपन्न की जाती है। ध्यान दीजिए कौन सा? एक पित्त रस और दूसरा कौन सा है? अग्नाशयी रस होता है। यह अग्नाशय पित्त वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी भाग में आते हैं, जिनके द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला आप ध्यान देंगे किसके बारे में?
पित्त रस के बारे में, बाइल जूस के बारे में। पित्त रस या बाइल जूस होता है उस बारे में देखिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पित्त रस या बाइल जूस होता है उसके माध्यम से क्या कार्य किया जाता है। तो आप देखिए पित्त रस में होता क्या है, पहले ये ध्यान रखना आपको। तो पित्त रस में क्या होगा, पित्त रस के अंदर क्या होता है, तो देखिए पित्त रस में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पित्त रस में क्या होता है, एक तो पित्त लवण होते हैं और क्या होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं। पित्त वर्णक होते हैं और क्या होता है, पित्त लवण होता है। क्या होता है, पित्त लवण। और क्या उपस्थित होता है, लेसिथीन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, लेसिथीन उपस्थित होता है। और क्या उपस्थित होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कोलेस्टेरॉल उपस्थित होता है। तो ये कोलेस्टेरॉल उपस्थित होता है, पित्त लवण उपस्थित होते हैं और क्या उपस्थित होते हैं, पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं। ये भी हम देख चुके हैं। पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, तो ये पित्त वर्णक होते हैं बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन होते हैं। बिलीरुबिन एवं कौन सा होगा, बिलीवर्डिन होते हैं। ये बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन होते हैं। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन होंगे, ये किसके विघटन से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के विघटन से। यकृत में हीमोग्लोबिन के विघटन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, पित्त वर्णकों का निर्माण, जो कि एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब उसके बाद में पित्त लवण होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट। और क्या उपस्थित होता है, तो आप देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट। और क्या उपस्थित होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एवं आपको ध्यान रखना है इसमें ट्रोकोलेट होता है, वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ट्रोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि उपस्थित होते हैं। ये दोनों ध्यान दीजिए पित्त लवण एवं लेसिथिन होते हैं, ये वसा के पाइसीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। वसा के पाइसीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि पित्त लवण एवं पित्त वर्णक होते हैं, वसा के पाइसीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो महत्वपूर्ण होते हैं किसमें, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पित्त लवण एवं लेसिथिन होता है वह वसा के पाइसीकरण में उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों वसा के पाइसीकरण में उपयोगी होंगे। कौन, पित्त लवण एवं लेसिथिन। देखिए ध्यान दें, पित्त लवण एवं लेसिथिन होता है, ये आप देखेंगे कि पित्त लवण और लेसिथिन होता है, ये क्या काम करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये हमारा वसा गोलिका है, वसा गोलिका है और ये बड़ी वसा गोलिका है। इस बड़ी वसा गोलिकाएं होती हैं, इन बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिका में, और इसमें से पित्त लवण और पित्त वर्णक जो लेसिथिन होता है उसके अंदर दो सिरे होते हैं। एक होता है ध्रुवीय सिरा, इसका कौन सा सिरा होता है, ध्रुवीय सिरा, और दूसरा होता है वो कौन सा होता है, अध्रुवीय सिरा होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो सिरे होंगे, एक कौन सा होगा, ध्रुवीय सिरा, और दूसरा कौन सा होगा, अध्रुवीय सिरा होता है। यह अध्रुवीय सिरा है। इसमें से ध्रुवीय सिरा होगा वह भोजन के में उपस्थित जल के साथ क्रिया करता है। भोजन में उपस्थित जल होगा, उस जल के साथ में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, जल के साथ घुल जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो भोजन के साथ उपस्थित जल है उसके साथ में घुल जाता है, कौन सा सिरा, ध्रुवीय सिरा। जबकि अध्रुवीय सिरा होता है वह वसा में क्या होता है, घुल जाता है, वसा में घुल जाता है। तो इस प्रकार से वसा में घुल जाता है कौन सा सिरा, ध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा भोजन में उपस्थित जल में घुल जाता है और जिसके फलस्वरूप एक विशेष रचना का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहेंगे, मिसेल कहते हैं। और मिसेल होगी उनके कारण से आप ध्यान देंगे तो पृष्ठ तनाव होता है वो बढ़ जाता है। इनके कारण से जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगा, पृष्ठ तनाव होगा वह वसा गोलिका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से बड़ा वसा गोलिकाएं हैं ये छोटी वसा गोलिकाओं में टूट जाती हैं। बड़ी वसा गोलिकाएं ये क्या हो जाएगी, छोटी वसा गोलिकाओं में टूट जाती हैं। पृष्ठ तनाव घटने के फलस्वरूप ये क्या हो जाएगी, छोटी वसा गोलिकाओं में टूट जाती हैं, छोटी वसा गोलिकाओं में टूट जाती हैं। और इस प्रकार के छोटी वसा गोलिकाओं में टूटने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वसा का पाइसीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वसा का पाइसीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से वसा के पाइसीकरण में कौन उपयोगी होता है, तो पित्त रस होता है, यह वसा के पाइसीकरण में उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए वसा में विलय जो विटामिन होते हैं जैसे विटामिन B12, विटामिन D इत्यादि के अवशोषण में भी क्या होता है, यह उपयोगी होता है। इत्यादि के अवशोषण में उपयोगी होता है कौन, तो आपको ध्यान रखना पित्त लवण होते हैं, ये उपयोगी होते हैं। तो वसा विलय विटामिन होते हैं, उन विटामिनों के अवशोषण में भी पित्त रस होता है, वह उपयोगी होता है। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो ये लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करने में सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करने में भी कौन सहायक होता है,
सक्रिय करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, पित्तरस के बारे में, कि पित्तरस की क्या कार्यविधि होती है। पित्तरस में पित्तवर्णक, पित्त लवण, लेसिथिन एवं कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होते हैं जो कि वसा के पाइशीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। पित्त लवण एवं लेसिथिन होता है, इनके एक सिरा ध्रुवीय एवं दूसरा सिरा अध्रुवीय होता है। ध्रुवीय सिरा भोजन में उपस्थित जल के साथ घुल जाता है, जबकि अध्रुवीय सिरा वसा में घुल जाता है, जिसके फलस्वरूप मिसेल का निर्माण होता है और इस कारण से इनका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और जिसके फलस्वरूप बड़ी वसा गोलिकाएं होती हैं वह छोटी वसा गोलिकाओं में टूट जाती है। इस प्रक्रिया को वसा का पाइशीकरण कहा जाता है और वसा के पाइशीकरण के फलस्वरूप लाइपेज एंजाइम की क्रियाविधि बढ़ जाती है। लाइपेज एंजाइम की सक्रिय करने में भी कौन सहायक होगा, पित्तरस सहायक होता है। इसके अतिरिक्त वसा में विलय विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B12 है जिसे साइनोकोबालमिन भी कहते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है विटामिन D है, A है, K है, इस प्रकार के विटामिनों के अवशोषण में भी यह सहायक होता है। अब उसके बाद में दूसरा देखिए आप, अग्नाशय। कौन सा, अग्नाशय। तो इस प्रकार से सेकंड हमें ध्यान रखना है, वो किसके बारे में ध्यान रखना है, अग्नाशय रस के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो सेकंड है वो कौन सा, अग्नाशय रस है। और अग्नाशय रस होगा वो किसके द्वारा स्त्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। और अग्नाशय रस होता है उसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। और कौन कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें उपस्थित होता है ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, मुख्य रूप से ट्रिप्सिनोजन उपस्थित होता है। ट्रिप्सिनोजन, यहाँ आप ध्यान देंगे काइमोट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है, हमने अग्नाशय से पहले पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है। कौन सा उपस्थित होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज उपस्थित होता है। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज उपस्थित होगा। और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है प्रोइलेस्टेज उपस्थित होता है, प्रोइलेस्टेज उपस्थित होता है। तो ये सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये सभी एंजाइम होते हैं निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। किस प्रकार के एंजाइम होंगे, निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। इन निष्क्रिय एंजाइमों को पहले सक्रिय एंजाइमों के रूप में परिवर्तित किया जाता है और निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों के रूप में परिवर्तित करने के लिए आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर एंटेरोकाइनेज एंजाइम कार्य करेगा और उसके बाद में यह प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो इसमें प्रोटीन का पाचन एंजाइम कौन कौन से होंगे, तो प्रोटीन के पाचक एंजाइम इसमें विभिन्न प्रकार के उपस्थित होते हैं और वो कौन कौन से किस प्रकार से कार्य करते हैं उस बारे में बात करेंगे अपन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एक एंजाइम उपस्थित है, कौन सा, ट्रिप्सिनोजन। और ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होगा। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को यहाँ पर एक एंजाइम स्रावित होगा, एंटेरोकाइनेज। ध्यान दीजिए, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, एंटेरोकाइनेज है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सर्वप्रथम कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में स्रावित होता है, ग्रहणी में, जो कि अग्नाशय रस को सक्रिय करता है, अग्नाशय रस के एंजाइमों को सक्रिय करता है। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो कि ट्रिप्सिनोजन को किस में बदलेगा, ट्रिप्सिन में बदलता है। ये देखो अनएक्टिव फॉर्म में था, ये किस प्रकार की फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था और उसके इनएक्टिव फॉर्म को किस रूप में बदल देता है, सक्रिय फॉर्म के रूप में, एक्टिव फॉर्म के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में ध्यान दीजिए दूसरा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो काइमोट्रिप्सिनोजन है उस काइमोट्रिप्सिनोजन को अब कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिप्सिन एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन को भी सक्रिय करेगा और वो कौन सा एंजाइम काम करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम होगा वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। देखो इजी है, नोजन लगा हुआ है या किसी के पीछे प्रो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो एंजाइम निष्क्रिय अनएक्टिव फॉर्म में है और इस प्रकार से एक्टिव फॉर्म में परिवर्तित करेंगे तो उसके प्रो या नोजन हटा देंगे। क्लियर हो गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है उसको कार्बोक्सी पेप्टिडेज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, उस प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा, उस प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी कौन सा एंजाइम काम करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। और किसमें बदलेगा, तो आपको जानना है कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल देगा। किसमें बदल देगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल देता है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए प्रो इलेस्टेज को इलेस्टेज के रूप में परिवर्तित कर देता है, वो कौन करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम करेगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखिए यह ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, ये प्रोटीन का पाचन करेंगे। किसका पाचन करेंगे, प्रोटीन का। और पता है प्रोटीन हमारे पास किस रूप में, वैसे प्रोटियोज के रूप में, यहाँ आप ध्यान देंगे पेप्टोन के रूप में उपस्थित होता है।
प्रोटियोज और पेप्टोन के रूप में उपस्थित होता है। और प्रोटियोज और पेप्टोन्स के रूप में जो उपस्थित होता है उसको कौन से एंजाइम काम करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा इस पर, ट्रिप्सिन। और आपको ध्यान रखना है इसमें एंजाइम काम करेगा काइमोट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम काम करेगा, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होगा वो प्रोटियोज और पेप्टोन्स होता है उसको छोटी पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदल देगा, छोटी पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। ध्यान दीजिए, छोटी पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए कुछ एमिनो अम्ल भी बन जाते हैं एवं डाईपेप्टाइड बन जाते हैं। और क्या बन जाएंगे, डाईपेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। तो छोटी पॉलीपेप्टाइड और क्या बन जाएगी, डाई पेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। इन छोटी पेप्टाइड या डाईपेप्टाइड्स होती हैं, छोटी पॉलीपेप्टाइड एवं आपको ध्यान रखना है कौन सी, डाईपेप्टाइड। इस प्रकार की छोटी पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड्स होती हैं, इनको आप ध्यान दीजिए कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज होगा। कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो एंजाइम होता है यह एंजाइम इसको किस में बदलेगा, एमिनो अम्लों एवं डाईपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदलेगा, डाईपेप्टाइड एवं कुछ एमिनो अम्लों में बदल देता है। तो इस प्रकार से डाईपेप्टाइड के रूप में एवं कुछ एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तो प्रोटीन के पाचन की क्रियाविधि यहाँ पर होती है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए एलेस्टेज एंजाइम होगा। यह एलेस्टेज एंजाइम इलास्टिक तंतुओं का पाचन करेगा। एलेस्टेज एंजाइम क्या काम करेगा, तो आपको ध्यान रखना है एलेस्टेज एंजाइम होगा वह इलास्टिक तंतुओं का पाचन करता है। जो प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, इलास्टिक तंतु भोजन के साथ होते हैं, उन तंतुओं का क्या करेगा, पाचन करने का कार्य करता है। तो इनका पाचन यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद में अग्नाशय रस में, ये तो प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम हो गए। अब दूसरे एंजाइम होते हैं वो आप ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट या वसा के पाचन संबंधी होते हैं या स्टार्च का पाचन होगा। और स्टार्च होगा, उस स्टार्च को आप ध्यान दीजिए कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा, अमाइलेज एंजाइम। और ये स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम होगा वह माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। किस रूप में परिवर्तित कर देगा, माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से माल्टोज के रूप में ये परिवर्तित कर देता है। उसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं वह वसा का पाचन करने के लिए, और पायसीकृत वसा होती है। और वसा पायसीकृत हो गई है और स्पाइसीकृत वसा होगी। उस पायसीकृत वसा होती है वह ट्राइग्लिसराइड के रूप में उपस्थित होती है। किस रूप में उपस्थित होती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में उपस्थित होती हैं। और स्पाइसीकृत वसा होगी, उस वसा को कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर जो लाइपेज एंजाइम होता है ये लाइपेज एंजाइम काम करेगा और इसे वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। वसीय अम्ल एवं किस रूप में परिवर्तित कर देगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो पायसीकृत वसा को लाइपेज एंजाइम होगा वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त और ध्यान दीजिए तो यहाँ न्यूक्लियस एंजाइम उपस्थित होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है डीएनए और आरएनए होता है उसको क्रमशः किसमें बदलेगा, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए एवं आरएनए ये दोनों क्या है, तो आपको ध्यान रखना डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। और इन न्यूक्लिक अम्लों को कौन सा एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियस एंजाइम। और डीएनए के पाचन के लिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम डीएनएज कहेंगे। और ये किससे बदल देगा, देखो ध्यान दीजिए डीएनए होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो किस रूप में बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड के रूप में। इसी प्रकार से आरएनए के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनएज एंजाइम चाहिए। और आरएनएज एंजाइम या राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, और आरएनएज एंजाइम होगा ये भी किस रूप में टूट जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के रूप में तोड़ दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसका पाचन हो जाएगा, आरएनए एवं डीएनए का पाचन यहाँ पर हो जाता है। अब उसके बाद में शेष कुछ अन्य पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम होगा, उसको वसा अम्लों को अलग कर देगा और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देता है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है उपस्थित जो अन्य जो वसीय अम्ल होते हैं उनका भी यहाँ पर क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। जैसे आप ध्यान देंगे तो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका पाचन हो गया, यहाँ आप ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त इसमें जो पदार्थ उपस्थित होते हैं जैसे कि आप हाइड्रोलाइजेज है या फॉस्फोलाइपेज है, इनका भी पाचन यहाँ पर संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अग्नाशय रस के द्वारा पाचन की क्रियाविधि को संपन्न किया जाता है। अब उसके बाद में भोजन है वो काइल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और काइल है वह
किस में प्रवेश करेगा? शूद्रांत्र में, यानी अग्र शूद्रांत्र और शूद्रांत्र जेजुनम और इलियम में प्रवेश करेगा, जहाँ पर पाचन की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है। अधिकांश पाचन होता है वो किस भाग में होता है? ग्रहणी भाग में हो जाता है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है ग्रहणी भाग में किस प्रकार से पाचन होता है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही भोजन है वो कायम के रूप में अमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो यहाँ पर 4 प्रकार के हार्मोन एंटेरोगैस्ट्रीन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन एवं पैंक्रियोजाइमिन। एंटेरोगैस्ट्रीन एचसीएल के स्त्राव को कम करेगा, जबकि जो गैस्ट्रीन इनहिबिटरी पेप्टाइड्स हार्मोन है यह गैस्ट्रीन के स्त्राव को कम करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन ने पित्ताशय को संकोचित करके पित्त रस के स्त्राव को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन एवं पैंक्रियोजाइमिन होगा, ये दोनों अग्नाशय रस के स्त्राव को प्रेरित करने का कार्य करता है, संश्लेषण को प्रेरित करने का कार्य करता है। इसमें से सिक्रेटिन होता है वो तरल भाग के स्त्राव को प्रेरित करता है, पैंक्रियोजाइमिन होता है वह एंजाइम भाग को संश्लेषण को प्रेरित करता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें उपस्थित ग्रहणी भाग होता है उस ग्रहणी में सब म्यूकोसा भाग में उपस्थित बुर्नर ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा एंजाइम रहित बाइकार्बोनेट युक्त श्लेष्मा एवं तरल का स्त्रावण किया जाता है, जो कि ग्रहणी की भित्ति के एचसीएल से सुरक्षा करता है। तथा इसमें उपस्थित बाइकार्बोनेट होता है वो भोजन की अम्लता को दूर करके इनको उदासीन बनाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अग्नाशय पित्त वाहिनी के द्वारा पित्त रस एवं अग्नाशय रस होता है वो ग्रहणी भाग में आता है, जिनके द्वारा निम्न प्रकार से पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। पित्त रस, और पित्त रस में आप ध्यान दीजिए, पित्त रस में पित्त वर्णक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पित्त लवण जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ट्रोकोलेट या सोडियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं, और इसके अतिरिक्त लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होते हैं। लेसिथिन एवं कोलेस्ट्रॉल होगा वो वसा के पाचीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त जो लाइपेज एंजाइम सक्रिय करने का कार्य भी पित्त रस करता है। इसके अतिरिक्त पित्त रस होता है वह वसा में विलय जो विटामिन होते हैं उनके अवशोषण में भी सहायक होता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोइलेस्टेज, अमाइलेज, लाइपेज, जिनके द्वारा निम्न प्रकार से पाचन की क्रियाविधि संपन्न की जाती है। ये सारी रिएक्शंस आपको इस प्रकार से लिख डालनी है। तो ये था हमारा किसमें पाचन? ग्रहणी भाग में पाचन। अब उसके बाद में हम देखेंगे किसके बारे में? ग्रहणी के बाद में अगला भाग कौन सा होगा? जेजुनम और इलियम, यानी अग्र शूद्रांत्र और शूद्रांत्र में पाचन किस प्रकार से होता है।